अगर आप किसी से पूछें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आंसर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। और कहीं पर भी डिमांड एंड सप्लाई की अगर कोई डिस्कशन हो रही होगी तो आपका आंसर क्या होगा कि ये इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा है। तो सबसे फेमस जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का वो कौन सा है? डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो डिमांड मीन्स फर्स्ट टॉपिक ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो डिमांड हम बेसिकली किस चीज़ की कर रहे होते हैं? डिमांड किसी चीज़ की हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी क्या विलिंगनेस है, हमारी लाइकनेस है। तो डिमांड के तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज विलिंग टू पे, ठीक है, विलिंग टू पे और समवन वांट दिस प्रोडक्ट ना। तो डिमांड का मतलब विलिंगनेस होता है। तो विलिंगनेस और विलिंग टू परचेज, विलिंग टू बाय, ठीक है। आप मार्केट जाते हो, आप मार्केट के अंदर शॉप के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप देखते हो, तो उनमें से कुछ चीज़ें आपको पसंद आती है तो आपको दिल करता है कि मैं उसे परचेज करूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या हो? विलिंग टू बाय। तो विलिंग टू बाय हो लेकिन अभी आपने परचेज नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ विलिंग टू बाय और वांट इट का मतलब डिमांड नहीं होता। विलिंगनेस डिमांड का एक फैक्टर होता है। अब जिस तरह आप में से आप कोई भी नई मूवी आती है, लेट्स सपोज एक मूवी आई, उसके अंदर हर बंदे के पास अपना हेलीकॉप्टर है, अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहा है अपने हेलीकॉप्टर के अंदर, ठीक है। तो आप जैसे आप उसको देखते हो तो आपके तो यार मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो आपकी विलिंगनेस आ गई आपके पास ना। तो लेकिन अब इसे डिमांड नहीं कहा जा सकता। तो विलिंग टू पे इज पार्ट ऑफ डिमांड, बट सिर्फ विलिंग टू पे से डिमांड नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स क्या होती हैं आपके पास? ह्यूमन जो वांट होती है वो आपके पास क्या होता है? अनलिमिटेड होती है। कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं हमारे दिल में ख्याल आता है कि ये भी हम ले लें, ठीक है। तो विलिंग टू पे और विलिंग टू बाय और विलिंगनेस। तो सेकंड जो फैक्टर है डिमांड का वो क्या होता है? वो होता है आपके पास एबिलिटी टू परचेज। एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू बाय, और individual or household have resources to purchase this good or service. तो डिमांड इज विलिंगनेस एंड ability। तो विलिंग टू पे हमने अंडरस्टैंड किया। तो सेकंड वन इज ability। अब जिन चीज़ों को आप परचेज करना चाहते हो उनको परचेज करने के लिए उतना आपके पास क्या हो? रिसोर्सेस हो। रिसोर्सेस और कंज्यूमर का जो पेइंग रिसोर्स होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मनी, इनकम, ठीक है। तो आपके पास इतनी इनकम हो, इतने पॉकेट के अंदर आपके पास मनी हो कि आप उसे परचेज कर सको, तो इसे क्या कहा जाता है? एबल टू पे। तो डिमांड, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे। अगर आपकी विलिंगनेस है और आपकी एबिलिटी टू पे है फिर भी इस कॉन्सेप्ट को डिमांड नहीं कहा जाता। लाइक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को रीडिंग की हैबिट होगी, आप डिफरेंट नॉवेल्स को आप क्या करते हो? आप रीड करते हो और आप बहुत वेट करते हो कि उस नॉवल की जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो कब आएगी। तो अब मार्केट के अंदर नेक्स्ट सीरीज आ चुकी है, आपकी विलिंगनेस भी है और आपकी एबिलिटी भी है, लेकिन आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। क्योंकि उस सीरीज को, उस न्यू जो आपके पास वॉल्यूम है उसकी परचेज करने के लिए आपको क्या करना है? आपने प्लान करना है कि आप मार्केट जाओगे और उस डाइजेस्ट को, उस नॉवल को, उस सीडी को आप क्या करोगे? परचेज करोगे। तो थर्ड फैक्टर ऑफ डिमांड इज डेफिनेट प्लान टू बाय, ठीक है। तो डिमांड क्या होती है? विलिंग टू पे भी हो, विलिंग टू पे होगी तभी आप क्या करोगे? आपके पास डिमांड जनरेट होगी। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है डिमांड का वो क्या होता है? विलिंगनेस। इसके बाद एबिलिटी टू पे, हाउस होल्ड हैव इनकम टू परचेज गुड और सर्विस। और थर्ड वन क्या हमारे पास? प्लान टू बाय, डेफिनेट प्लान टू परचेज गुड और सर्विस, ठीक है। तो विलिंग टू पे, एबल टू पे और प्लान टू परचेज, तो ये तीनों अगर कंप्लीट है इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड है। अब विलिंग टू पे क्या था? फॉर स्पेसिफिक गुड, तो उस गुड को, उस मैगजीन को गुड एक्स अगर हम लें तो गुड एक्स के लिए विलिंगनेस भी है, आपकी एबिलिटी भी है और आपने प्लान भी किया हुआ है और आप चले गए और जाके आपने क्या किया? उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका अब आपकी डिमांड कंप्लीट हो गई। तो डिमांड, विलिंग टू पे, एबिलिटी टू पे और प्लान टू बाय। अगर मैं आपसे कहूँ डिफाइन डिमांड, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो तीन टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इसका मतलब क्या है कि
इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड क्या चीज़ है, डिमांड इज क्वांटिटी, है ना। तो गुड एक्स की हम सम क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी ना, तो डिमांड क्या चीज़ है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड, गुड की क्वांटिटी भी हो सकती है, और सर्विस, ठीक है। तो सर्विस मीन्स आपने अपनी कार वॉश करानी है, आपने अपने कोई टेस्ट करवाना है, और या आपने एजुकेशन पे कुछ स्पेंड करना है, या आपने कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आपने क्या करना है, स्पेंड करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज, डिमांड करता कौन है, हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड जो स्पेंडिंग कर रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या आपके पास कंज्यूम कर रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस, कंज्यूमर्स willing to buy at given prices। गिवन प्राइस का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने अभी अंडरस्टैंड किया, हमारी अजम्पशन कि आपके पास कम्पिटिटिव मार्केट, तो कम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसेस मार्केट डिटरमाइन करती है। आप शॉपकीपर से ये नहीं कह सकते मैंने 5 रुपीज़ की लेनी है, अगर मार्केट में उसकी प्राइस 6 है, दिस मीन्स आपने 6 में ही परचेज करना है, ठीक है। और प्राइस अगर राइज होकर 7 होती है तो आप 7 में परचेज करोगे, प्राइस फॉल होकर 4 में होती है तो आप क्या करोगे, 4 में परचेज करोगे। तो डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू buy at given prices during particular period of टाइम, ठीक है। तो डिमांड क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये था डिमांड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखें डिमांड को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, डिमांड थ्योरी क्या है। डिमांड को जो एक्सप्लेन किया था, जो डिमांड थ्योरी है, उसके साथ नाम आता है अल्फ्रेड मार्शल का, ठीक है। तो डिमांड थ्योरी के जो आपके डिमांड के जितने भी आपके पास एनालिसिस हैं, वो अल्फ्रेड मार्शल थ्योरी के नाम से हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड थ्योरी सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो व्हाट इज डिमांड थ्योरी, डिमांड की थ्योरी क्या है। डिमांड थ्योरी, और हमने फर्स्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो हम करते क्या है, उसका जो मेन लिटरेचर होता है उससे पहले हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना। तो डिमांड का जो फर्स्ट लिटरेचर है वो किसका, आपका अल्फ्रेड मार्शल का है। तो अल्फ्रेड मार्शल के नाम से क्यों है, अल्फ्रेड मार्शल तो 18th सेंचुरी का आदमी है। तो 18th सेंचुरी का 17th सेंचुरी का आपका डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो एडम स्मिथ ने एक्सप्लेन नहीं किया था क्या, कि एडम स्मिथ से पहले जो आपके मर्केंटाइल्स थे उन लोगों ने क्या डिमांड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक। उन सब ने भी किया था, बट अल्फ्रेड मार्शल ने टेस्ट किया था, इस पर रिसर्च किया था। अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत सी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स का डेटा, डेटा मीन्स प्रोडक्ट की प्राइसेस और कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर की उस पर स्पेंडिंग का बिहेवियर, ठीक है। तो उसने वो डेटा लिया, डेटा लेने के बाद उसको उसने टेस्ट किया, उसने मॉडल्स बनाए डिमांड एंड प्राइसेस, फिर उसने चेक किया, उसने चेक किया मींस उसने टेस्ट किया, उसका स्लोप निकाला, उसने उसका इंटरसेप्ट निकाला, तो उसके बाद रिजल्ट क्या आया, अल्फ्रेड मार्शल के बाद रिजल्ट आया कि अगर ceteris paribus और अदर फैक्टर रिमेन सेम, ठीक है। तो अदर फैक्टर रिमेन सेम, इसका मतलब क्या है आपका, कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी कि कंज्यूमर की इनकम हो गई, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, एंड अदर फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करते हैं, तो ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें कोई चेंजेस ना आए, यानी कंज्यूमर की इनकम सेम रहे, अदर गुड की प्राइसेस सेम रहे, कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहे, ठीक है। तो किसी भी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज। तो जब भी किसी गुड की प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्सेप्ट हो गई थी, प्रूव हो गई थी, और ये थ्योरी क्या आपके पास वैलिड थ्योरी है। अल्फ्रेड मार्शल ने इस थ्योरी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, इसलिए डिमांड की थ्योरी के साथ हम किसका नाम यूज कर रहे होते हैं, अल्फ्रेड मार्शल का नाम यूज किया जाता है। तो डिमांड थ्योरी क्या चीज़ है,
और लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ अ गुड द स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। और वाइस वर्सा मीन्स अगर प्राइस फॉल दिस मीन्स कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा, ज्यादा क्वांटिटी विलिंग टू बाय होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर रहा होता है, दो इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। एक को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक को कहा जाता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए वाई लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, तो उसका आंसर क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। ये दोनों इफेक्ट्स क्या है, इसको भी हम गो थ्रू करते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो डिमांड को प्रेजेंट करने का फर्स्ट जो मेथड था वो क्या था आपका? थ्योरी और लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपने एक्सप्लेन किया, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमने थ्योरेटिकली प्रेजेंट किया। अब हम डिमांड को प्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली, ठीक है। तो व्हाट इज मॉडल ऑफ डिमांड? डिमांड का मॉडल क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू ए इंटरसेप्ट माइनस बी, ठीक है। तो ए एंड बी आर कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यूज अज्यूम कर लें, लेट्स सपोज ए इज 8, ठीक है, माइनस बी इज स्लोप और वैल्यू ऑफ स्लोप इज 2, तो ये हमारे पास क्या है? कैपिटल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल। तो डिमांड थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है? डिमांड थ्योरी एक्सप्लेन नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डिमांड इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहूँ कि मेक अ ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप ग्राफ किस तरह बनाओगे? ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे? हम वैल्यूज, शेड्यूल की वैल्यूज को हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल इज टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ, शेड्यूल इज टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन ना। तो टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन और वेरिएबल और न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल हम किस चीज़ का शो कर रहे हैं? डिमांड का। डिमांड का मतलब क्या है? अभी हमने अंडरस्टैंड किया, डिमांड के दो मेन वेरिएबल्स आर क्वांटिटी एंड प्राइसेस, ठीक है। तो इक्वेशन हमें गिवन है। अब आप क्या करेंगे? पी जीरो, अगर पी को हम जीरो कर दें, अगर पी जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ डिमांड? 200, क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो हम क्यू की जगह हमने क्या ऐड कर दिया? 8। इफ प्राइस इज 1, अगर प्राइस अगर 1 हो तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? 2 1 1 8 माइनस 2, क्वांटिटी डिमांड 6, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्राइस को 2 लेबल कर दें, तो प्राइस अगर 2 हो जाए दिस मीन्स 2 3 6, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका? अगर हम प्राइस को 3 कर दें, 2 3 6, 8 माइनस 6 क्या होगा आपका? 2, सर ठीक है। अच्छा ये 3 पे आपका क्या होगा? 2 होगा, और 2 पे क्या होगा आपका? 4 ना। 2 2 4, 8 माइनस 4 4, ठीक है। इसी तरह प्राइस अगर 4 हो जाए, तो प्राइस 4 मीन्स अब स्लोप क्या आएगा? 2 4 8, और 8 प्लस 8 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0। दिस मीन अगर प्राइस 4 हो जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा। तो ये हमने क्या बनाया? दिस इज, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड थ्योरी, और इसे क्या कहा जाता है? डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल इज न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स ना। अब डिमांड शेड्यूल न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट क्वांटिटी एंड प्राइसेस, तो इसे क्या कहा जाता है? टेबलेट प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? शेड्यूल भी कहा जाता है। तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल एग्जांपल, ठीक है। अब हम शेड्यूल से ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। तो स्केटर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस एंड
एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स हमें क्या एक्सप्लेन करती है, मैथमेटिकल रूल क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज प्लॉट ऑन वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज प्लॉट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर हम मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करें तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू को हम प्लॉट करेंगे वाई पे, पी को प्लॉट करेंगे एक्स पे, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। हम एक्सप्लेन करने क्या जा रहे हैं, डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करें, यानी क्यू को वाई एक्सिस में और पी को एक्स एक्सिस में लेकर आए, तो क्या होगा आपका, हम डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम डिमांड का ग्राफ बनाते हैं, हम मैथमेटिकल जो रूल है उसे हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हो। तो प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया। तो ये स्कैटर डायग्राम है, अब हम इसे लेबल करेंगे। दिस वन इज ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स वैल्यू ऑफ प्राइस जीरो, वैल्यू ऑफ डिमांड जीरो, ठीक है। तो प्राइस जीरो, फर्स्ट पॉइंट, जब प्राइस जीरो होगी तो जीरो प्राइस पे डिमांड कितनी है, 8। तो प्राइस जीरो, डिमांड 8, ये हमने लेबल कर दिया, ठीक है। तो लेबल करने का रूल क्या होता है, पहले एक्स एक्सिस की जो हम पॉइंट्स बनाते हैं, इस पॉइंट पे पहले क्या किया जाता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू रखा जाता है, यानी कि 8 वैल्यू ऑफ एक्स, कॉमा, ये हमारे पास क्या है, 0 वैल्यू ऑफ वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया। अब हम बी पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। बी पॉइंट स्टेट प्राइस 1, तो एक प्राइस 1, ये 1 है, प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांड इज 6। अगर ये 8 होगा तो 6 इसके राइट साइड पर नहीं होगा, 6 कहाँ होगा, इसके लेफ्ट साइड पर होगा, क्योंकि ओरिजिन मीन्स जीरो प्राइस जीरो क्वांटिटी। तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मस्ट बी नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ 8 ना, ठीक है। तो ये 6 क्वांटिटी है, तो 6 क्वांटिटी पे प्राइस क्या होगी, हम ग्राफ में किस तरह ज्वाइन कर रहे होते हैं, 6 को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, प्राइस है, यानी कि ये आपका 1 है और ये आपका क्या है, 6। तो बी पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट प्लॉटिंग रूल्स बाय मैथमेटिक्स, बी पॉइंट को हम किस तरह लेबल करेंगे, फर्स्ट एक्स एक्सिस वैल्यूज 6, देन कॉमा एंड 1। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी को हम प्लॉट करें, पॉइंट 6 सी ना, तो सी क्या स्टेट कर रहा है, प्राइस 2। तो 2 मीन्स ये क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट ऑफ 1 ना, ये ओरिजिन है, तो 1 के बाद 2 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 2 प्राइस पे डिमांड कितनी है, 4 है, तो ये 6 है, तो 6, 4 को हमने प्लॉट करना है, 6, तो 4 कहाँ पर आएगा आपका, डेफिनेटली इस पॉइंट पे आपका 4 होगा। तो 4 एंड 2, तो 4 पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2 को इस पॉइंट पे मैच कर रहा है, तो दिस मीन्स दिस इज सी पॉइंट। सी पॉइंट को हम लेबल करेंगे 4 कॉमा 2, ठीक है। इसी तरह 3, तो 3 पे डिमांड कितनी है आपकी, 2, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज क्वांटिटी जीरो। क्वांटिटी जीरो कब होगी, जब आप परचेज कब नहीं करोगे, जब उसकी प्राइस क्या होगी, 4। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, क्वांटिटी जीरो है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो ये एक डाउनवर्ड स्लोप लाइन आती है। अब ये डाउनवर्ड स्लोप लाइन को मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, इसे कर्व कहा जाता है। अब ये कर्व की चीज का है, दिस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो सो हम इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व is presentation of demand theory. Demand theory state negative relationship between price and quantity demand. तो demand curve always inverse और negatively slope. तो demand curve हमेशा downward slope होती है in case of normal condition और normal good. तो अब ये डिमांड कर्व क्या शो करती है, डिमांड कर्व शो कर रही है रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस। अब देखें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन क्या है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इस वक्त सी पॉइंट पर हैं, हम सी पॉइंट पर हैं, प्राइस क्या है आपके पास, प्राइस ऑफ एक्स गुड इज 2। इफ
प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 से कहाँ चले जाएंगे, 3 के ऊपर, है ना। और 3 पे क्वांटिटी आपकी क्या होगी, क्वांटिटी इज, है ना, 2। तो सी से हम कहाँ चले गए, डी पॉइंट की तरफ हम मूव चले गए, ठीक है। तो सी से डी की तरफ जाने का मतलब क्या है कि जो डिमांड कर्व है इसके अंदर क्या हो रही है, डिमांड कर्व के अंदर क्या हो रही है आपकी, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इसी तरह प्राइस इज 2, लेट्स सपोज प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल, प्राइस ऑफ एक्स गुड फॉल 2 to 1, अगर एक्स गुड की प्राइस आपकी फॉल हो जाए 2 से 1 पर हो जाए, इनिशियल हम सी पॉइंट के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस डिक्रीज। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर डिक्रीज कर रहा है। प्राइस डिक्रीज का मतलब क्या है कि अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, मोर गुड्स को परचेज कर रहा है। मोर गुड परचेज मीन्स पहले क्वांटिटी 4 थी, अब क्वांटिटी कितनी है, 6 है। तो हम सी पॉइंट से एक मूव हो गए कहाँ पर, बी पॉइंट की तरफ मूव हो गए। तो सी से बी की तरफ जो मूवमेंट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों क्या चीजें हैं, ये दोनों आपके पास रेफर्स टू पॉसिबिलिटीज ऑफ मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या शो कर रहा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस चेंज इन प्राइसेस से डिमांड कर्व का रिस्पॉन्स क्या होगा, डिमांड कर्व में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, डिमांड कर्व में क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों होगा, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या रेज की हुई, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्राइस और सिर्फ उसी गुड की क्वांटिटी को हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है, यानी कि आपकी इनकम लेवल सेम है। लेट सपोज इनकम आपकी कितनी थी, इनकम आपकी 20 थी, 20 आपकी इनकम थी या कोई भी आपकी इनकम थी, ठीक है। ऐसी इनकम थी कि इस इनकम को आप 100% यूटिलाइज करो, है ना। तो अगर प्राइस आपकी क्या होगी, आपकी 1 होगी, तो आप कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, 6 क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, ठीक है। और प्राइस अगर आपकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी इसका मतलब कि आप 6 तो परचेज नहीं कर सकते ना। अब उसी प्राइसेस के ऊपर अब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई है, फॉल हो गई। तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। बी पॉइंट थे, बी पॉइंट से हम कहाँ चले गए, सी पॉइंट। तो बी से सी की तरफ मूवमेंट को क्या कहते हैं, अब हम कम क्वांटिटीज परचेज कर रहे हैं, दिस मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। प्राइस डिक्रीज, कंज्यूमर एबल टू बाय मोर क्वांटिटीज, जिसका मतलब क्या हो आपके पास, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड 3 टाइप्स होते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन मीन शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स डिमांड इक्वेशन और डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन है डिमांड इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या चीज़ है, डिमांड थ्योरी। तो डिमांड को हम 3 डिफरेंट वेज में किस तरह प्रेजेंट करते हैं, डिमांड थ्योरी, डिमांड इक्वेशन एंड डिमांड शेड्यूल एंड ग्राफ, ठीक है। तो अब देखें, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, डिमांड कर्व हमेशा क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है। इसका जो फर्स्ट आंसर है वो कि आपके पास लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब देखें, तो डिमांड कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, अगर हम इस एजम्पशन को हटा दें तो डिमांड कर्व आपका पॉजिटिव भी जा सकता है और हॉरिजॉन्टल भी जा सकता है, नो रिलेशन भी आपके पास आ सकता है। अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने इनकम को, अगर आपकी 10 है तो इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये जो एक्स गुड की प्राइस है अगर ये आपकी क्या है 2 है, और जो अदर गुड्स हैं एक्स के अलावा, यानी कि आप इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी और गुड की तरफ जा रहे हो, तो वो गुड आपका वाई हो गया ना। तो अदर गुड वाई है, इसकी प्राइस आपके पास क्या है, 3 है। तो अदर गुड की प्राइसेस आपकी क्या है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनकम आपकी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है।
तो इनकम आपकी सेम है 10। अगर 10 आपकी इनकम है और एक्स गुड की प्राइस आपकी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स गुड की कितने क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो। तो कंज्यूमर बिहेवियर देखने के लिए क्या किया जाता है, रियल इनकम को एग्जामिन किया जाता है। तो रियल इनकम और रियल टर्म का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को प्राइस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, रियल बिहेवियर आ जाता है। तो इनकम आपकी 10 है, 10 को हम डिवाइड कर दें किस चीज से, एक्स गुड की प्राइस 2 है, ठीक है, यानी कि आई आपकी परचेजिंग पावर है, आपकी एबिलिटी टू पे है, ठीक है। और आप परचेज क्या करने जा रहे हैं, एक्स गुड को, एक्स गुड की प्राइस आपके पास क्या है, 2 है। तो आई इज इनकम, आई डिवाइड बाई पी क्या होती है, रियल इनकम। तो आपकी रियल इनकम बता रही होती है परचेजिंग पावर। तो ये जो परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू परचेज का वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं, इसका आंसर हमें कौन देता है, इसका आंसर हमें दे रहा होता है ये रेशियो। कौन सा रेशियो, इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड। अब एक्स गुड की परचेज करने के लिए हमारी परचेजिंग पावर क्या है, इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रियल इनकम, रियल इनकम, ठीक है। तो अब हमारी रियल इनकम कितनी है, हमारी जो रियल इनकम है वो क्या है आपके पास, 10/2। 10 में से 2 को डिवाइड करें तो हमारी रियल इनकम कितनी आ रही है, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स गुड के मैक्सिमम कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 5 यूनिट परचेज कर सकते हैं। अब थ्योरी ऑफ डिमांड स्टेट इनकम रिमेन सेम, इनकम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। इनकम में अगर चेंजेस नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर एक्स गुड की प्राइस बढ़ जाए, यानी एक्स की प्राइस 2 से क्या हो जाए, 3 हो जाए। अगर एक्स गुड की प्राइस 3 हो जाएगी तो अब आपकी रियल इनकम क्या होगी, आपकी परचेसिंग पावर क्या होगी, 10/3। तो 10 में से 3 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है आपका, 3.33। 3.3। तो दिस मीन्स इनिशियली आपकी परचेसिंग पावर क्या थी, 5 थी, प्राइस इंक्रीज, अब आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई, 3.3। तो जब भी किसी गुड की प्राइस इंक्रीज होती है और अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, दिस मीन्स कंज्यूमर परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप एक्स की वो क्वांटिटीज परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनकम इफेक्ट। प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनकम इफेक्ट। तो वाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप के दो सर आप ये रिपीट कर एक्सप्लेनेशन होती सकते है। हैं? फर्स्ट वन इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मींस प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, कंज्यूमर परचेसिंग पावर और रियल इनकम डिक्रीज। कब, जब आपकी अजम्पशन के अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो प्राइस इंक्रीज, दिस मींस रियल इनकम फॉल, है ना। अब जब प्राइस बढ़ेंगे तो आप 5 क्वांटिटीज परचेज ही नहीं कर सकते, सिंपल सा है ना, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और प्राइसेस मोर इंक्रीज, प्राइस में ज्यादा इंक्रीज आएगा। अगर प्राइस आपकी 4 हो जाएंगी, प्राइस आपकी 4 हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आपकी परचेसिंग पावर और कम हो जाएगी। तो डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप ड्यू टू इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मींस प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, है ना, एबिलिटी टू परचेज डिक्रीज। अब हम सेम क्वांटिटीज परचेज नहीं कर सकते, तो हम बी पॉइंट से कहाँ चले जाएंगे, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे है तो हम कहाँ चले जाएंगे, डी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो क्या आपका, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यानी कि डिमांड कर्व हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, इनकम इफेक्ट भी और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो, अपनी कार में आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार की जो फ्यूल है उसमें आपके पास पाकिस्तान में जो सबसे फेमस ऑप्शंस हैं दो, वो कौन कौन से हैं, आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हो और सीएनजी भी यूज करते हो, ठीक है। तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट करना और आप विजिट करना, आप ट्रेवलिंग करना छोड़ दोगे। आप करोगे क्या कि आप एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट की तरफ क्या हो जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे। यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, आप पेट्रोल की क्वांटिटी कम कर दोगे और सीएनजी की क्वांटिटी क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो सीएनजी की क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो और आपकी इनकम
फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। तो जो इनकम आप पेट्रोल पे खर्च करते थे वो इनकम आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, आप सीएनजी पे खर्च कर रहे हो। अब इस ग्राफ के अंदर क्या होगा, ये ग्राफ पेट्रोल प्राइस और पेट्रोल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, सीएनजी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये आपके पास कोई 3D ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ की लिमिटेशंस हैं। हर ग्राफ की लिमिटेशंस होती हैं, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करता है। अब प्राइस ऑफ सीएनजी यहाँ पर नहीं है, क्वांटिटी ऑफ सीएनजी यहाँ पर नहीं है, इस ग्राफ में ओनली क्या चीज़ है, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। अब प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिक्रीज। क्वांटिटी ऑफ सीएनजी और आपका जो ट्रेवलिंग है वो ये ग्राफ शो नहीं कर रहा। आपने एक्टिविटी खत्म नहीं किया है, आपने एक्टिविटी आपकी कंटिन्यू है, बट आपकी जो एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है वो किससे हो रही है, वो हो रही है सीएनजी के साथ। लेकिन इस ग्राफ के अंदर सीएनजी शो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रेवलिंग शो करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो डिमांड कर्व ऑलवेज, यस प्लीज, साइलेंस प्लीज, क्या हो रहा है, टर्न ऑफ योर माइक। Was book. Why demand curve always downward slope, demand curve downward slope, income effect and substitution of income effect, price of any good increase, quantity demand decrease, purchasing power of individual consumer decrease or ability to pay decrease. Substitution effect is price of any good in price of good increase, na price of good increase, consumer shift to substitute goods. Substitute means goods that can be used in place of other goods, ठीक है। Substitute of petrol is CNG. तो theory of demand, concept of demand, presentation of demand. First presentation of demand is theory. Second is equation or model. तो third type of presentation is graph and schedule, ठीक है। तो next topic of demand is factor of demand, ठीक है? तो demand curve shows relationship between quantity demand and price. तो negative slope means when price increase, demand decrease. Movement along the curve refers to contraction or expansion, ठीक है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो हम कब यूज करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का वर्ड, और कब हम यूज कर रहे होते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड refers to response of demand due to change in other factors, ठीक है। तो factors of demand, there are many factors of demand, but important factor of demand are price of same good, price of related good, future prices, consumer income, future income, population, preferences और टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं। अदर फैक्टर्स, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, ठीक है। इनमें से किसी भी फैक्टर में कोई चेंजेस आ जाएं, दिस मीन्स चेंज इन डिमांड, एंड चेंज इन डिमांड रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। मैन फैक्टर ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ सेम गुड। तो प्राइस ऑफ सेम गुड अदर फैक्टर नहीं है, प्राइस ऑफ सेम गुड आपके पास क्या है, मैन फैक्टर ऑफ डिमांड। तो प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होती। डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व मीन्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। तो रिस्पॉन्स ऑफ एनी प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सेम गुड को हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ एनी प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड रेफर्स टू रिस्पॉन्स ऑफ एनी प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। तो इन फैक्टर्स में चेंजिंग आने से किसी गुड की क्वांटिटी पे जो चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन डिमांड। और change in quantity demand refers to response of quantity due to change in same good price। उसी गुड की प्राइसेस में जो चेंज आता है
तो उसे क्या कहा जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम दोबारा डिस्कस करते हैं। देखें अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट फैक्टर ऑफ डिमांड इज कंज्यूमर इनकम। ठीक है, तो कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। तो अब आपका पर्पस क्या है कि इनकम का रिलेशन क्या चीज़ है डिमांड के ऊपर। ठीक है, जिस तरह प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसी तरह जब हम इनकम को एक्सप्लेन करते हैं, कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, मतलब क्या हुआ कि ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, इनकम हम इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ गुड भी कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ गुड भी कांस्टेंट है, और इनकम के अलावा ये जो बाकी फैक्टर्स हैं, ऑल दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट। यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर इनकम, प्राइस ऑफ सेम गुड, ये सब कांस्टेंट में, इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अब इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इनकम इंक्रीज, अब परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज। परचेजिंग पावर कैसे इंक्रीज होगी, अभी हमने निकाला। परचेजिंग पावर क्या होती है, इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड, और रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड। अब प्राइस ऑफ गुड आपकी सेम है, इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लाइक इनकम पहले 10 थी, अब आपकी इनकम कितनी हो गई, 15 हो गई। प्राइस पहले भी 2 थी, अभी भी क्या आपके पास 2 है। तो पहले आप 5 क्वांटिटीज परचेज कर सकते थे, अब आप कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, अब आपका जो रियल इनकम है वो कितना है, 15 डिवाइड बाय 2। तो अब आप कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकते हो, मोर देन 7 क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो जब इनकम आपकी 10 थी, आप कितना परचेज कर सकते थे, 10 डिवाइड बाई 2, 5 क्वांटिटीज। अब इनकम आपकी 15 हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप 7.5 और 7 प्लस क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो जब भी इनकम इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू पे आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इनकम इंक्रीज, कंज्यूमर परचेजिंग पावर इंक्रीज, रियल इनकम इंक्रीज। अब देखिए इनकम इंक्रीज ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, अभी हमने डिस्कस किया। तो देयर लिमिटेशन ऑफ ग्राफ, डिमांड की जो थ्योरी है, जो डिमांड का जो ग्राफ है, उसके वाई एक्सिस में प्राइस, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी। इनकम तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इनकम है क्या, इनकम यहाँ पर नहीं है, बट अब हमें शो क्या करना है, रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम। इनकम पहले 10 थी, अब इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 15, और प्राइस आपकी कांस्टेंट है। लेट्स सपोज अगर हम सी पॉइंट के ऊपर है, हम सी पॉइंट के ऊपर है, और इनकम आपकी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। जब इनिशियल इनकम पे हम 4 क्वांटिटीज परचेज कर सकते थे, प्राइस आपकी सेम है, अब इनकम आपकी राइज हो गई है, तो अब हम कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकते हैं, अब हम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं मोर देन 6। तो प्राइस सेम है, 2 ही है, तो 2 के साथ जो पॉइंट बनेगा +6, वो कहाँ पर बनेगा, वो इस पॉइंट पर कहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका कहीं पर पॉइंट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो रिलेशन है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्राइस तो वही है, पहले हम यहाँ पर थे, ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस थी। अब इनकम के बढ़ने से हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, हम ये क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, और प्राइस आपके पास क्या है, प्राइस आपकी सेम है। दिस मीन्स अब जो डिमांड कर्व बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। हमें मालूम है शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। तो अब जो डिमांड कर्व बनेगा वो ये वाला नहीं होगा, डिमांड कर्व क्या होगा आपका, ये वाला। दिस मीन्स इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, और डिमांड कर्व शिफ्ट राइट टू अप। ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज D1, और ये हमारे पास क्या है, D2। तो डिमांड इंक्रीज मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। ठीक है, तो डिमांड में शिफ्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है प्राइस एंड क्वांटिटी को। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रही, सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस आ रही हैं। जब एक एक्सिस में चेंजेस हो, एक एक्सिस में चेंजेस ना हो, तो कर्व के अंदर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होती, कर्व में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। तो जब भी किसी कर्व के अंदर शिफ्टिंग हो, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं चेंज इन डिमांड। और जब कर्व में मूवमेंट हो, तो हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेफर्स टू प्राइस इंक्रीज, और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज। तो चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू एनी फैक्टर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है चेंज इन डिमांड। तो रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू दीज ऑल फैक्टर्स, ठीक, एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इज शिफ्टिंग ऑफ डिमांड। ठीक, सेकंड फैक्टर ऑफ डिमांड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड सर गुड्स। ब्रेक दे दें।